पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने भैया सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? मुख के बारे में पढ़ा था। मुख में क्या क्या पढ़ा है? दांत पढ़े हैं, इसके बाद क्या पढ़ी है? जीभ पढ़ी है, इसके बाद क्या पढ़ी है? लार और लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद क्या पढ़ा था? आमाशय। आमाशय बोल दो स्टमक, इसके बारे में पढ़ा था। स्टमक के बाद क्या पढ़ा है? स्टमक के बाद क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद नहीं पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। अब सुनना ध्यान से, इसके बाद आता है छोटी आंत। सुनना ध्यान से, छोटी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत क्या कह रहा है? छोटी आंत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था भैया मुख में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अच्छा, मुख से लेके एनस तक, मुख से लेके एनस तक जो आहार नाल है, इसकी लंबाई कितनी है भैया? 33 फीट या कितने मीटर है? 9 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 9 मीटर 33 फीट है, इस आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आमाशय। ये किस आकार का है? जे आकार का है, ठीक है ना। लेकिन इस आहार नाल का सबसे लंबा भाग, इस आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है, आहार नाल, इस आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर। लेकिन इसका जो डायामीटर है, मोटाई, गोलाई जो है, वो कितनी है भैया? 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। कितनी है? ये से हम इसका डायामीटर कह लो, परिधि कह लो, ठीक है ना, या इसकी मोटाई भी कह सकते हैं। ये कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है ना। अच्छा, अब दो बातें ध्यान समझना। ये जो छोटी आंत है, ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ी है? आमाशय से। आमाशय को क्या बोलेंगे? स्टमक। और ये नीचे की तरफ जुड़ी है बड़ी आंत से। किससे जुड़ी है? बड़ी आंत से जुड़ी है। इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और जहां सबसे ऊपर जुड़ी है, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। हम इसे कह सकते हैं ग्रहणी। क्या कह सकते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी कहां है? फिर सुनना, ग्रहणी छोटी आंत का वह भाग है जो भाई साहब किससे जुड़ा है? आमाशय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आमाशय से जुड़ा है। इस ग्रहणी का काम है, ये जो ग्रहणी है, ये भाई साहब आयरन को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? आयरन को। और आयरन को स्टोर करने के साथ साथ हमें ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। ये कौन कर रहा है? ग्रहणी। इसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। अच्छा, इस छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा वाला जो भाग है, इसे कहा जाता है जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है। ये जो जेजुनम है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि वह भाग है जो ग्रहणी के बाद है और किससे पहले है? जहां से ये बड़ी आंत से जुड़ी है उससे पहले है। बड़ी आंत से जहां जुड़ी है, इसे बोलते हैं इलियम। इलियम। और इलियम से ये किससे जुड़ी है? बड़ी आंत से जुड़ी है। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, जहां यह बड़ी आंत से जुड़ी है छोटी आंत, उसे क्या कहते हैं? इलियम। इसी इलियम के पास एक और बॉडी ऑर्गन है, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। इसे कहा जाता है अपेंडिस्क। अपेंडिक्स, ये भाई साहब आपने पढ़ा होगा, किसी के ऑपरेशन होता है। ये होता क्या? सुनना ध्यान से। ये जो अपेंडिक्स है, ये अवशेषी अंग है। इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। जब यहाँ पर अपेंडिक्स, ये छोटी सी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी ऑर्गन है, इसमें जाके कुछ चिपक जाता है, चावल का दाना कह लो, ठीक है ना, या कह सकते हो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका छोटा सा भाग समझ लो, रोटी का चीटी बराबर छोटा टुकड़ा समझ लो। जब इसमें जाके चिपक जाता है, इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब भाई साहब इसकी लंबाई बढ़ती है, जब इसकी लंबाई बढ़ती है, तो ये क्या करता है? दर्द करता है, ठीक है ना। और भयंकर दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में। और जैसे ही ये नॉर्मल साइज में आ जाएगा, वैसे ही दर्द बंद हो जाएगा। इसमें होता क्या है? जैसे कि अगर डॉक्टर ऑपरेट, पहले तो डॉक्टर क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड करेगा। अल्ट्रासाउंड अगर दर्द हो रहा है, तब तो ये बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। अगर ये भाई साहब दर्द ना होने पर अल्ट्रासाउंड कर पाया, तो भाई साहब ये बढ़ी हुई दिखाई नहीं। पेट में सब कुछ कैसा दिखेगा? नॉर्मल दिखेगा। तो ये अपेंडिक्स, इसको भाई साहब ऑपरेट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाहर निकालने पर भी हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका हमारे शरीर पर कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग है। इसके बाद भैया, इसके बाद सुनना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाचन, डाइजेशन। अब 3 चीजें हैं। सबसे पहले है पानी, जल, ठीक है ना। जल के बाद है खनिज। जल के बाद कौन है? खनिज। जल हो गया, खनिज हो गया, और तीसरा है विटामिन। कौन है? विटामिन। तो जल है, खनिज है, विटामिन है।
इस जल, खनिज और विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर सुनना भैया, ये जो पानी है ये हमारे शरीर में उपापचय नियंत्रण करता है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल करता है। ये खनिज जो हैं, ये जो खनिज हैं ये हमारे शरीर को मेंटेन रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये रोगों से बचाने में सहायता करते हैं। और विटामिन का तो सीधा सा काम ही किससे है, रोगों से रक्षा करना है। जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन में मेन मतलब क्या है कि कौन सी विटामिन है और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे अधिक पेपर में यही आता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि भाई साहब कौन कौन से फलों में, सब्जियों में कौन कौन सी विटामिन होती है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न बनता है भाई साहब किसी विटामिन का स्पेशल कोई नाम है, जैसे विटामिन ए को संक्रमणरोधी विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर इस तरह से अलग अलग नाम है। तो इन तीनों का ही पाचन, इन तीनों से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, इन तीनों का ही पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। यानी पाचन नहीं होने से क्या मतलब है, फिर सुनना ध्यान से। इसका पाचन ना होने से तात्पर्य यह है कि भाई साहब ये जो तीनों चीजें हैं, विटामिन, खनिज और जल, ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे कैसे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हें डायरेक्ट जो छोटी आंत है ये अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर सुनना क्या बोला, जल, खनिज और विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। छोटी आंत इन तीनों को ही क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। इन तीनों का ही पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। कोई समस्या, मतलब किसका किसका पाचन नहीं होता है, विटामिन, जल और खनिज, और इनका पाचन नहीं होता तो इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनसे हमें क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है ना। अब दो बातें समझना, अभी पढ़ाएंगे यकृत। सुनना ध्यान से, यकृत में बनता है पित्तरस। क्या बनता है, यह पित्तरस पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गाल ब्लैडर से यह जो पित्तरस है, ये जो पित्तरस है ये कहां पहुंचता है, छोटी आंत में। कहां पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत में पहुंचने के बाद यह पित्तरस वसा को पचाने में सहायता करता है। इसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा को तोड़ता है, वसा को पचाता है। ये पित्तरस कहां बनता है, यकृत में, और यकृत से कहां इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, और पित्ताशय से ये कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है। अगला पॉइंट सुनना भैया, एक और मिश्रित ग्रंथि है जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय में बनता है अग्नाशयी रस, इसे पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। ये जो अग्नाशयी रस है ये कहां बनता है, अग्नाशय में, और अग्नाशय से निकल के कहां पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के पाचन में सहायक है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के पाचन में सहायक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट कौन का, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, यानी पित्त रस, और दूसरा कौन है, अग्नाशयी रस, ये कहां पहुंचते हैं, छोटी आंत में, और छोटी आंत में पहुंच के भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, ये जो छोटी आंत है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसमें वसा का पाचन होता है, और इसी में भाई साहब प्रोटीन का भी पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन कहां हो रहा है, छोटी आंत में। पहला पॉइंट हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन कहां है, छोटी आंत में। दूसरा पॉइंट सुनना भैया, ये जो छोटी आंत है इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, यानी सर्वाधिक पाचन कहां होगा, छोटी आंत में। हम लोगों ने पढ़ा था मुंह में क्या पढ़ाया था भैया, मुंह में स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर दूसरा पढ़ा कौन सा भैया, आमाशय, आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, और फिर क्या है, छोटी आंत, और छोटी आंत में जब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड है, जो अपचा है, प्रोटीन अगर पचने से बच गई है वो भी प्रोटीन कहां पचेगी, छोटी आंत में। वसा कहां पचेगा, छोटी आंत में, और वैसा जो कार्बोहाइड्रेट बचा है ये भी कहां पचेगा, छोटी आंत में बचता है। इतने में कोई समस्या। अच्छा फिर सुनना क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों का पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। और अगला है वैसा, छोटी आंत में जो पाचन की प्रक्रिया है लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी पूरा पाचन क्या है, कंप्लीट है। 99% ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये कहना चाहता है जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया है तो जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी वो प्रोडक्ट बन गया। वो प्रोडक्ट जो है वो भाई साहब छोटी आंत जो है ये अपने अंदर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। वह प्रोडक्ट जिससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा।
जिससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। वो क्या कर लिया इसने, अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। और अवशोषित करने के बाद जो बचेगा उसे कहा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। फिर सुनना, यानी कि जो काम की चीजें थी उन्हें किसने अवशोषित किया, छोटी आंत ने। और छोटी आंत ने अवशोषित करने के बाद जो बचा है उसे क्या बोला गया, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा भोजन। क्या बोला गया इसे, अपचा भोजन। और यही जो अपचा भोजन है, ये अपचा भोजन कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा। इसमें एंजाइम है कुछ। पहला एंजाइम कह सकते हैं माल्टेज एंजाइम। ये जो माल्टेज एंजाइम है, इसमें माल्ट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, माल्ट। ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये माल्टोज को क्या बदलेगा, ग्लूकोज में। दूसरा भैया है सुक्रेज एंजाइम। ये जो सुक्रेज एंजाइम है, ये जो सुक्रेज एंजाइम है, ये भाई साहब सुक्रोज को काहे बदलेगा, ग्लूकोज में। काहे बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। तीसरा भैया है इरेप्सन, इरेप्सन एंजाइम। ये भैया जो इरेप्सन एंजाइम है, ये कह सकते हैं कि जो बची हुई प्रोटीन है उसको, बची हुई जो प्रोटीन है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद अभी बताया था बाइल जूस किसको पचाएगा, बसा को। बाइल जूस किसे पचाएगा, बसा को। और अग्नाशयी जो रस है, पैनक्रिएटिक जो जूस है, ये कार्बोहाइड्रेट, बसा और प्रोटीन तीनों के पचाने में सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद भैया अगर बोला जाए छोटी आंत की प्रकृति कैसी है, बात समझना। हम लोगों ने आमाशय पढ़ा, इसमें कौन था, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अभी यकृत पढ़ाएंगे, इसके बाद यकृत की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। और छोटी आंत की अगर प्रकृति पूछ दी जाए तो आंसर क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है ना। इतने में कोई समस्या, इस छोटी आंत में किसी कोई समस्या। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर है। ये जहां से ग्रहण, जिससे किसे आमाशय से जुड़ी है उसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम या ग्रहणी। और जहां से बड़ी आंत से जुड़ी उसे क्या बोलते हैं, इलियम। और इसके बाद भैया इलियम के पास ही क्या है, अपेंडेक्स। ठीक है ना। और ग्रहणी का काम क्या है, आयरन को स्टोर करना और हमारे शरीर को क्या दिलवाना, ऊर्जा दिलवाना है। ठीक है ना। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद आती है बड़ी आंत। क्या आती है, इसे बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, इसकी लंबाई लगभग है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर है। और डायामीटर की अगर बात की जाए, यानी कि परिधि, परिधि कह लो या क्या कह सकते हैं, मोटाई। मोटाई कितनी है इसकी, 6.5 सेंटीमीटर। और ये भाई साहब लंबाई में तो छोटी है, किससे, छोटी आंत से। लेकिन डायामीटर में कैसी है, बड़ी है। और डायामीटर में बड़ी है, इसे बड़ी आंत कहते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़ी आंत का काम क्या है, सुनना ध्यान से। बड़ी आंत जो है, इसके भी 3 भाग हैं। ठीक है ना। पहले का नाम है सीकम। ये जो पहला पार्ट है बड़ी आंत, उसे क्या कहते हैं, सीकम। दूसरे को बोलते हैं कोलोन, कोलोन। ये बीच वाला भाग है किसका, बड़ी आंत का। और जो भैया बड़ी आंत का तीसरा भाग है, इसे रेक्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेक्टम। और यहाँ तो भाई साहब यही रेक्टम क्या है, मलाशय कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद भैया, बीच में आ जाएगा। इसके बाद भैया ये जो बड़ी आंत है, इसमें क्या आया, अपचा भोजन। इसमें क्या पहुंचा है, अपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पहुंचा है। इसमें एक बैक्टीरिया बैठा है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया अगर छोटी आंत में है तो ये लाभदायक है। ये क्या करता है, ये इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, मल में परिवर्तित करता है। ये इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, मल में परिवर्तित करता है। और यही मल कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और एनस से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। फिर सुनिएगा भाई साहब क्या बोला, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। यह एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का कैसा भाग है, दूसरा सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा कौन है, छोटी आंत। उसके बाद कौन है, बड़ी आंत। 9 मीटर में 1.5 मीटर का कौन है, बड़ी आंत। और 9 मीटर में 6.5 मीटर का क्या है, छोटी आंत है। 6.5 और 1.5 कितना हो गया, 8 मीटर। 8 मीटर का तो लगभग यही सब है। ठीक है ना। इसके बाद जो बचा हुआ है बॉडी ऑर्गन्स, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के और भाग हैं। ठीक है। इतने में कोई समस्या। और इस बड़ी आंत के ही प्रारंभ में आपको क्या मिलेगा, अपेंडेक्स। क्या मिलेगा, अपेंडेक्स। जहां से कौन जुड़ा है, छोटी आंत। इसे क्या बोलते हैं, इलियम। ठीक है ना। और अपेंडेक्स का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारे शरीर का कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। अच्छा, दूसरा वाटर की बात समझ लो। पानी का अवशोषण होता है, पानी का क्या होता है, अवशोषण। अच्छा, जो
बड़ी आंत है, ठीक है ना, जो बड़ी आंत है ये पानी को अवशोषित करेगी। पहले तो कौन करेगा? छोटी आंत, और उसके बाद कौन करेगा? बड़ी आंत, उसके बाद कौन करेगा? बड़ी आंत। ये पानी को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद भाई साहब पानी का अवशोषण क्या किस हिसाब से है? इसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। वो पानी जिससे में जो जो कह सकते हैं कि उपापचयी क्रियाओं में काम में आता है, वो पानी कौन ले लिया? छोटी आंत। जो बेकार का पानी था वो कौन ले लिया? बड़ी आंत। और उसके बाद ही हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया गया। यूरिन का याद रखना, जो मूत्र है हमारे शरीर में वो भाई साहब किडनी बनाती है, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं बनाती है, इसका ख्याल रखना, ठीक है ना। ये पानी मल के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जो किडनी छान के जो फिल्टर करके निकालेंगे बेकार की चीजें, वो क्या है? यूरिन है। वो कहाँ इकट्ठी होती है? यूरेटर में, जिसे हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ये रेक्टम है, ये क्या है? मलाशय। और मूत्राशय के बाद हमारे शरीर से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगला पॉइंट सुनना भैया। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका नाम क्या है भैया? यकृत। क्या नाम है इसका? यकृत। इसे क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। सुनना भैया, अगर बोला जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भाई साहब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है, ठीक है ना। अगला पॉइंट सुना भैया, अभी बताया था पित्त रस। पित्त रस बोले तो बाइल जूस। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पित्त रस यकृत में तो बनता है, यकृत में बनने के बाद इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में। और पित्ताशय में एकत्र होता है। कहाँ एकत्र होता है? पित्ताशय में एकत्र होता है। पित्ताशय क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ये जो भैया पित्त रस है, ठीक है ना, इस पित्त रस का पीएच कितना है? 7.7। इसका पीएच कितना है? अच्छा, अगर इसका पीएच 7.7 है तो भाई साहब ये कैसा है? क्षारीय है। कैसा है? कैसा है? क्षारीय है। अच्छा, फिर सुनना, पित्त रस कहाँ बनता है? पित्त रस कहाँ बनता है? लिवर, यकृत में बनता है। अच्छा, पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय क्या बोले? गॉल ब्लैडर में। अच्छा, पित्त रस का पीएच कितना है? क्षारीय, 7.7। प्रकृति कैसी है? क्षारीय। अभी बताया था ये पित्त रस कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। कहाँ पहुंचेगा? और काहे के पाचन में सहायक है? वसा के पाचन में सहायक है। काहे के पाचन में सहायक है? अच्छा, ध्यान सुनना भाई साहब, जिसके जिसके गॉल ब्लैडर में जिसका ये बोले जाए कि यकृत में सूजन है, बात समझना, छोटी सी बात है, या जिसके लिवर में कोई छोटी सी भी समस्या है, तो डायरेक्ट उसे डॉक्टर क्या बोलता है कि तुम भाई साहब तला भुना नहीं खाओगे, वो फैट नहीं खाएगा। फैट क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि भाई साहब यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है वही काय के डाइजेशन में सहायक है, वसा के डाइजेशन में सहायक। अब वसा का डाइजेशन शरीर में नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? जब आपको कहां बीमारी होगी? यकृत में बीमारी होगी। कहां होगी? यकृत में बीमारी होगी, ठीक है ना। इसके बाद भैया, अगर यकृत की बात की जाए, अगर आप सोमरस का सेवन करते हैं, सोमरस समझते हैं ना? सोमरस किसे कहते हैं? शराब को, ठीक है ना। और शराब के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब ये दवा भी है और दारू भी है। दवा किस प्रकार से है? लिटिल लिटिल अगर पैक लगाओगे तो क्या है ये? बताओ, दवा है। भाई साहब लिटिल लगाओ चाहे स्मॉल लार्ज लगाओ, है बेकार है, ये ख्याल रखना। तो अधिक शराब पीने से लिवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। और लिवर के साथ साथ क्या खराब होंगे? किडनी। लिवर के साथ साथ क्या खराब होगी? किडनी खराब होगी। किडनी का प्रभाव शराब का किडनी प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपका लिवर ठीक है। जैसे भाई साहब लिवर गड़बड़ करेगा वैसे प्रभाव किस पर पड़ेगा? किडनी पर पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात समझना भाई साहब, हमारे शरीर में पानी कितना है? हमारे शरीर में पानी कितना है? 70, 75, 80% पानी है, ठीक है ना। एक रील बड़ा वायरल है इस समय, देखियो किसी ने तो बोला कि भाई साहब दारू लिए और ऐसे पी लिए। बोला ऐसे क्यों पी लिए हो? बोला कि शरीर में 70% पानी है तो हिमा पानी मिलाने की क्या जरूरत है? बोला अपने आप मिल जाएगा पानी। और अपने आप जब मिल ही जाएगा तो भाई साहब समस्या क्यों लेना, ठीक है ना। तो भाई साहब ख्याल रखना, जो जिसने बताया दारू दवा है, दवा के चक्कर में मत रहना, ठीक है ना। चाहे लिटिल पैक हो चाहे लार्ज पैक हो, है नुकसानदायक ही, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर तांबे के बर्तन में शराब पी ली, अगर तांबे के बर्तन में शराब पी ली, कौन से बर्तन में? तांबे के बर्तन में अगर शराब पी ली तो भाई साहब अगर ना मर रहे होगे तो मर जाओगे। ये जहर है। ये क्या है? जहर है, ठीक है ना। अब जहर से याद आया, जहर का अगला पॉइंट सुनो भाई साहब, जहर।
जहर समझते हो ना, एक होता है जहर और एक कतई जहर। अब कतई जहर समझो क्या है। अगर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काहे खा के हुई है, जहर खा के हुई है, तो भाई साहब ये कौन बताएगा, पोस्टमार्टम में लिवर बताएगा कि भाई साहब ये जहर से मरा है। एक बात, घोड़ा जो है, घोड़ा, घोड़े में लिवर नहीं होता। अच्छा, पॉइजन के जितने भी एंटीडोज हैं, यानी जहर के जितने भी एंटीडोज हैं, ये काय पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, घोड़े पर होते हैं। इसको हल्का फुल्का बुखार आता है केवल, ठीक है ना, यानी सांप काटने से घोड़ा मरेगा नहीं, इनडायरेक्ट बात यही है, ठीक है ना। दूसरी बात भाई साहब, अगर कोई मृत्यु सांप काटने से, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप काटने से नहीं हुई है, इसका क्या मतलब है, बताओ, लीवर नहीं है, लीवर खराब है, इसका मतलब है कि, अच्छा सुना ध्यान से, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, या कोई भी ऐसा परिजीवी आया जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बोले तो भाई साहब जो आया है उसको मारने के लिए क्या बनाता है, सैनिक भेजता है, ऐसे समझ सकते हो। ये एंटीबॉडी अगर उसे मार देगा तो आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर नहीं मार पाए तो आप बीमार पड़ जाओगे। कुछ लोग भाई साहब नॉर्मल सर्दी में सर्दी जुकाम हो जाता है, और कुछ लोगों को भाई साहब सर्दी जुकाम होता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं अगर हुआ भी है तो अपने आप सही हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं भाई साहब 15 दिन दवाई खानी पड़ती है। ये क्या खेल है, एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी सिस्टम क्या करता है, अगर पॉइजन आपके शरीर में गया है तो ये पॉइजन का एंटीडोज अपने आप बनाती है बॉडी। अगर आपका एंटीबॉडी सिस्टम स्ट्रांग है, कोरोना में आपने पढ़ा होगा, कोरोना की वायरस जब तक, कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं थी तब तक क्या बढ़ा रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। अगर इम्यूनिटी ज्यादा होगी, एंटीबॉडी स्ट्रांग होगी, तो जल्दी बीमारी नहीं आएगी। तो ये जो एंटीबॉडी स्ट्रांग करने की बात है, अगर ये स्ट्रांग है तो आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। अगला पॉइंट सुनना भैया, यकृत जो है भैया, यकृत में बनती है हेपेरिन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन कहां बनती है, यकृत में। और ये हेपेरिन प्रोटीन जो यकृत में बनती है, इसका काम क्या है, इसका काम है शरीर में रक्त के जमने को रोकना। इसका दूसरा प्रश्न पेपर में कैसे आएगा, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, हेपेरिन, क्योंकि ये रक्त को जमने नहीं देगी, किसके अंदर, बॉडी में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन कहां बनती है, यकृत में बनती है। अगला सुनना भैया, अगला है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये रक्त का थक्का जमाने में क्या है, सहायक है। अब ये कहां सहायक है, जब आपकी बॉडी से ब्लड निकलेगा, कहीं चोट लग गई और खून निकल रहा है, तो उस खून को बहने से कौन रोकेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रोकेगी। इसके बारे में आपने विटामिन के पढ़ा होगा, विटामिन के का भी काम क्या है, रक्त का थक्का जमने से रोकना। अच्छा सॉरी, विटामिन के का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। आप शेविंग करवाने गए होगे, अगर गलती से ब्लेड लग जाए तो वो क्या करता है, फिटकरी, तो फिटकरी का भी काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। और हमारे गांव में अगर कुछ ना मिले तो भाई साहब बीड़ी का क्या मिलता है, चिप रैपर मिलता है, बोला यही चिपका लो, इससे क्या जम जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, ठीक है ना। कुछ महापुरुष मिट्टी डाल लेते हैं, और कुछ महापुरुष ऐसे मतलब पोछो बात हो जाए, बोला मिट्टी डालो हटाओ, ठीक है ना। तो इन सबसे रक्त का थक्का जम जाता है। ब्लड में पोटेशियम तत्व होता है, ये पोटेशियम तत्व भी काहे के लिए सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हेपेरिन प्रोटीन कहां बनती है, यकृत में, काहे के लिए सहायक है, रक्त हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकती है। अच्छा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहां बनती है, यकृत में, और ये क्या करती है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। अच्छा, इसके बाद भैया यकृत का वजन कितना होता है, यकृत का जो वजन है, वेट, ये भाई साहब 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। ये काय का वजन है, यकृत का वजन है, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है ये जो यकृत है, ठीक है ना, सुना ध्यान से, हमारे शरीर में एक विटामिन है, विटामिन ए, यही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है विटामिन बी। लेकिन इस पे टिक कर लेना, हमारे शरीर में विटामिन ए कहां स्टोर होती है, यकृत में। विटामिन ए और विटामिन बी का संचय यकृत में होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में लिख के आ जाए तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए। और विटामिन ए कहां बैठी है, यकृत में बैठी है, कहां बैठी है, यकृत में बैठी है। अगला पॉइंट सुनना भैया, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है,
हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? और यूरिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोगशाला में बनाया गया मानव द्वारा पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। फिर सुनना, प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। और हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसके बाद भैया, इसके बाद अब सुनना अगला पॉइंट, ये जो हमारे शरीर में हम ग्लूकोज लेते हैं, बात समझे ना, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। जितना भी हमने ये खाया पिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम सांस लेंगे तो इसी से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कब मिलेगी? एटीपी और एडीपी में। बात समझे ना। माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट है या जो हमने खाना खाया है उसका जब दहन होता है तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के साथ साथ एक और होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। और ये ऊर्जा कब मिलेगी? श्वसन करेंगे। और अंतिम प्रोडक्ट क्या है? एटीपी एडीपी। और ये है क्या? ग्लूकोज है। ये है क्या? ग्लूकोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज, सुनिएगा ध्यान से, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हमारे शरीर में और काय में? यकृत में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, सुनना, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हमारे शरीर में और काय में? यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है? स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है, जमा रहता है। और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो भाई साहब ये ग्लाइकोजन वापस किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर यही लाइन दोबारा से बोल रहे हैं, सुनिएगा। हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यही ग्लाइकोजन वापस क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और हमारे शरीर को क्या दे देगा? ऊर्जा दे देगा। और ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया, यहीं लिखे दे रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13वां पॉइंट देखना भैया क्या कह रहा है। 13वां पॉइंट कह रहा है कि यकृत जो है, बात समझना क्या कह रहा है? यकृत जो है, अच्छा दो बातें समझना, हमारे शरीर में सबसे अधिक रीजनरेशन प्रोसेस इसकी है? यकृत की है। इसे हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भावन। पुनरुद्भवन की क्षमता ये सर्वाधिक किसमें है? लिवर में है। और सबसे कम किसमें है? मस्तिष्क में है। यानी रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो सबसे कम किसमें है? ब्रेन यानी न्यूरॉन सेल में है। और सबसे अधिक किसमें है? लिवर में है। किसमें है? लिवर में है। और लिवर का कुछ भाग अगर काट के निकाल लिया जाए तो अपने आप से वो पूरा क्या कर लेगा? अपने आप को कवर अप कर लेगा। यानी सबसे अधिक पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रोसेस जो है वो किसमें है? अच्छा, इसके बाद भैया, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा है? अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कौन सा है? और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। कोई समस्या है नहीं बात में? अगला सुनना भैया, ये बोलो। ये भाई साहब डीऑक्सीफिकेशन भी करता है। ये लिवर जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय और पानी के भंडारण में भूमिका निभाता है। ये क्या करता है? यहां लिख रहे हैं, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय तथा पानी के भंडारण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण है। कौन सा ऑर्गन महत्वपूर्ण है इसके लिए? लिवर। यकृत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और यकृत जो है भैया हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? अंग है। ठीक है ना। अगर तांबे के बर्तन में गड़बड़ कर दोगे तो ये गड़बड़ कर जाएगा, ये ख्याल रखना। और नहीं, सबसे बड़ा इंटरनल बॉडी ऑर्गन भी यही है, तो समझना ध्यान से। वो लंबाई में बड़ा है, पत्ती जैसा होता है।
नहीं, यकृत ही है, ठीक है ना। अभी लिखने जा रहे हैं नाश्ता, इसके बाद मिटा लें इसको। इतने में कोई समस्या किसी को, ये बता पहले। अगला जो बॉडी ऑर्गन है भैया, इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ये क्या है भैया? पेनक्रियाज है। ये क्या है? सुनना भैया, ये जो पेनक्रियाज है ये मानव शरीर की कैसी है भैया? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित का मतलब क्या है भैया? ये एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है। ये एंजाइम निकालेगा तो इसे क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जब ये हार्मोन निकालेगा तो इसे बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों टाइप का है। इसका 99% भाग जो है वो कैसा है? बाह्यस्रावी है। 1% कैसा है? अंतःस्रावी है। इसमें कोई समस्या? अच्छा, इस अग्नाशय से अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। इस अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। ये जो अग्नाशयी रस है इसे पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं और इसी को कहा जाता है भैया पूर्ण पाचक रस। इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा भैया? वसा, और तीसरा कौन है? प्रोटीन। ये तीनों के पाचन में सहायक है। कौन है ये? अग्नाशय। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के पाचन में सहायक है। इतनी बात में कोई समस्या? ठीक है भैया। अग्नाशय जो है इसकी आकार कैसा है? पत्ती के समान है। कैसा है भैया? लीफ साइज में, पत्ती के समान। इसका आकार कैसा है? कैसा है? पत्ती के समान है। किसका आकार है ये? अग्नाशय का। किसका आकार है भैया? ये अग्नाशय का आकार है। इसके बाद भैया अग्नाशय में कौन कौन से पहले एंजाइम है? अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम है? पहला भैया एंजाइम है लाइपेज। लिख लो पहले, चलो। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। बहुत शॉर्टकट में बोला जाए तो ये क्या करेगा? वसा को तोड़ता है या पचाता है। यानी कि ये वसा को बसीय अम्लों में तोड़ता है। ये वसा को कहाँ में तोड़ता है भैया? बसीय अम्लों में तोड़ता है। अगला है ट्रिप्सन। ये ट्रिप्सन भी क्या है? एंजाइम है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। तो ये काय को पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। कौन? ट्रिप्सन एंजाइम। और लाइपेज क्या पचा रहा है? वसा। ठीक है ना। प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सन एंजाइम। और वसा को बसीय अम्लों में कौन तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। ठीक है। इसके बाद भैया एमाइलेज। ये एमाइलेज लार में भी पाया जाता है, थोड़ा सा ये ख्याल रखना। और ये एमाइलेज जो है, एमाइलेज, ये काय के लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए है। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसको तोड़ता है। अब अगला पॉइंट सुनना भैया। इसमें किसमें? अग्नाशय में। अग्नाशय में पाई जाती हैं लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। अग्नाशय में क्या पाई जाती हैं? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। ये जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं हैं, ठीक है ना, इनकी खोज की थी पॉल लैंगर-हैंस ने। इनकी खोज की थी पॉल लैंगर-हैंस ने। पॉल लैंगर-हैंस ने काई खोज की है? लैंगर-हैंस की दीपिकाओं की खोज की है। ये 3 भागों में बटी हैं। ये कितनी भागों में बटी हैं? 3 भागों में। पहली है अल्फा कोशिकाएं, दूसरी हैं बीटा कोशिकाएं और तीसरी हैं गामा कोशिकाएं। ठीक है। सबसे पहले अल्फा कोशिकाओं की बात करते हैं। अल्फा कोशिकाएं जो हैं इनसे भैया क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। इनसे क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन।
क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। इसके बाद कौन सी है? बीटा कोशिकाएं, सबसे इंपॉर्टेंट। इनसे क्या निकलता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या है सर? हार्मोन है। तो बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और गामा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन ये किससे निकलता है? गामा कोशिकाओं से निकलता है। अब थोड़ा सा भाई साहब देखिएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंजाइम। और अब किसका नंबर है? हार्मोन का। अब जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन। इससे भाई साहब प्रश्न बढ़िया आते हैं पेपर में। इंसुलिन हार्मोन, सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? इसकी खोज की है फ्रेडरिक वेंटिक तथा चार्ल्स वेस्ट। और ये खोज हुई है 1921 में। ठीक है। इसके बाद आता है इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का इंजेक्शन कौन बनाया? लियोनार्ड थॉम्पसन। ये लियोनार्ड थॉम्पसन ने क्या बनाया? इंसुलिन का इंजेक्शन। और ये बनाया गया 1922 में। ठीक है ना। अच्छा, इंसुलिन होता क्या है भैया? हमारे जो ब्लड है, हमारे शरीर में क्या है? रक्त। इस रक्त में किसकी? शुगर की मात्रा का क्या है? बढ़ना। ये क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं? शुगर बीमारी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज। अब इसी का एक और नाम है, क्या है? मधुमेह बीमारी। अच्छा, ये दोनों प्रकार की है परिवर्तन, ये समझो। एक है हाई शुगर, दूसरा क्या है? लो शुगर है। अगर 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 चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कैसी हो रही है? कम, तो इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो सुनना, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता या जिंक। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता या जिंक धातु पाई जाती है। फिर सुनना, इंसुलिन हार्मोन ये भैया अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज फ्रेडरिक वेंटिक और चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में की। इंसुलिन का इंजेक्शन ये भैया किसने बनाया? लियोनार्ड थॉम्पसन ने। और कब बनाया है? 1922 में। इसके बाद भैया इंसुलिन, अच्छा, इस हार्मोन का काम क्या है? रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन का काम क्या है? हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करना। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसके गड़बड़ होने से रक्त में शुगर की मात्रा गड़बड़ कर जाएगी। अगर ये मात्रा बढ़ गई तो कौन सी बीमारी है? हाइपरग्लाइसेमिया। इसको क्या बोलते हैं? शुगर डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। अगर ब्लड में शुगर घट गई तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। इसे भी क्या बोलते हैं? एक हाई शुगर है, एक लो शुगर है। अच्छा, इंसुलिन जो हार्मोन है इसमें भाई साहब कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। किसी को इतनी बात में कोई समस्या?